हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। जैसा कि हम जानते हैं, इसके पूरा पहले वाले वीडियो में हमने इटली का एकीकरण देखा था। इस वीडियोस में भी हम इटली का एकीकरण देखेंगे, लेकिन इनकी द्वितीय चरण 1848 के बाद का। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण 1848 के बाद। पृष्ठभूमि, इसकी प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हुए थे इटली के एकीकरण में, लेकिन इन आंदोलनों से जनता में राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ी। क्या हुई? जनता जागरूक हुए, राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। इसके बाद विक्टर एमेनुअल द्वितीय की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। सार्डिनिया पिडमोन का नया शासक विक्टर एमानुएल टू को बनाया गया। वह राष्ट्रवादी विचार के थे। उसने इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किनको नियुक्त किया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर कौन थे? काउंट कैमिलो डी काबूर एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता थे। वह एक कूटनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादी नेता थे। कैसे नेता थे? राष्ट्रवादी। उनका मानना था कि इटली की सबसे बड़ी बाधा, जो इटली की एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा है, वह ऑस्ट्रिया है। इसलिए उन्होंने युद्ध के बजाय, जो उनकी जो स्ट्रेटजी थी, युद्ध की बजाय उनकी क्या स्ट्रेटजी थी? कूटनीति थी, डिप्लोमेसी थी, का रास्ता अपनाया। काबूर की कूटनीति में या डिप्लोमेसी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? काबूर ने फ्रांस से मित्रता की। काबूर ने फ्रांस से मित्रता करने के बाद 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में पिडमोन ने फ्रांस का समर्थन किया। तो फ्रांस से मित्रता करने के बाद क्या हुआ? पिडमोन, सार्डिनिया पिडमोन जो थे, पिडमोन ने फ्रांस का समर्थन किया। ये काबूर की कूटनीति थी। इससे काबूर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। पूरे यूरोप में एक इंटरनेशनल एक्लेम्ड हुए। काबूर एक अच्छे कूटनीतिज्ञ हैं। इटली की समस्या को यूरोप के सामने रखने का अवसर मिला। जिसे वो यूरोप के सामने इटली की समस्या को रखने का काबूर को अवसर मिला। पेरिस शांति सम्मेलन में, युद्ध के बाद हुए सम्मेलन में, काबूर ने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को उजागर किया। जब पेरिस में शांति सम्मेलन हुई, पीस समिट हुई, तो उसमें काबूर ने बताया कि कैसे ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है। उसके हस्तक्षेप को, उसके इंटरफेरेंसेस को उजागर किया। इससे इटली का प्रश्न यूरोपीय की समस्या बन गई। इटली की समस्या जो थी वो यूरोप की भी समस्या बन गई। नेपोलियन थ्री से भी उन्होंने समझौता किया। काबूर ने नेपोलियन थ्री से गुप्त समझौता किया। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोन को सैन्य सहायता देने का वादा किया। तो जैसे ही अपनी कूटनीति से इन्होंने नेपोलियन थ्री को भी रिझाया, जिसके कारण उन्होंने गुप्त समझौता किया, जिसके कारण फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमोन को सैन्य सहायता देने का वादा किया। बदले में काबूर ने निस और सेवाय फ्रांस को दे दिए। बदले में, ये समझौता के बाद बदले में काबूर ने या इटली ने निस और सेवॉय फ्रांस को दिए गए। यह कदम बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद इटली में रहा, लेकिन इटली के एकीकरण के लिए बहुत आवश्यक माना गया। इसकी महत्व यह है कि काबूर की कूटनीति से ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ा। उत्तर, जो नॉर्थ इटली और मध्य इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहीं से इटली का एकीकरण व्यवहारिक रूप से शुरू हो गया था। तो इसमें हम लोग इसके समरीज देखते हैं 5 पंक्तियों में। 1848 के बाद इटली के एकीकरण का नेतृत्व सार्डिनिया पिडमोंट ने किया। विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। काबूर ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को इटली की सबसे बड़ी बाधा माना। उसने फ्रांस से मित्रता कर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त किया। इससे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिसमें हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। मेजिनी का विचारधारा था, काबूर की कूटनीति थी और गैरीबाल्डी की जन आंदोलन थी। मेजिनी विचारधारा से इटली की एकीकरण किए, काबूर ने कूटनीति डिप्लोमेसी से और गैरीबाल्डी ने जन आंदोलन से। तो इसी चैप्टर्स के पेज 9 में हम देखते हैं कि 1859 और 60 के युद्ध का और इटली का एकीकरण के बारे में बताया गया। युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है? ऑस्ट्रिया और पिडमोन के बीच सीमा विवाद से युद्ध शुरू हुआ। जो ऑस्ट्रिया और पिडमोन था, पिडमोन के शासक तो विक्टर एमानुएल टू उस समय थे, तो इसके बीच में सीमा विवाद से युद्ध शुरू हुआ। पिडमोन के समर्थन में
नेपोलियन तीन ने, क्योंकि उस इसके पहले समझौता हुई थी नेपोलियन थ्री से, काबूल ने नेपोलियन थ्री फ्रांस से समझौता की थी कि अगर पिडमोंट में कुछ ऐसा हमला होगा तो वो अपना समर्थन करेंगे। पिडमोंट के समर्थन में नेपोलियन तीन फ्रांस ने सेना भेजी। परिणाम, ऑस्ट्रिया को भारी पराजय हुई। ऑस्ट्रिया को क्या हुई? पिडमोंट की लड़ाई में भारी पराजय हुई और लोम्बार्डी पिडमोंट के अधीन आ गया। जो लोम्बार्डी कब्जे में था ऑस्ट्रिया का, वो किसके कब्जे में आ गया? पिडमोंट के अधीन आ गए। युद्ध क्यों नहीं लंबा चला? इनके पीछे एक रीजन था युद्ध नहीं लंबा चलने का। उत्तर और मध्य इटली में जनता का राष्ट्रवादी समर्थन तेजी से बढ़ रहा था। नेपोलियन तीन को डर था कि इटली का राष्ट्रवाद बहुत मजबूत ना हो जाए, इसलिए उसने वेनेसिया पर विजय के बाद अपनी सेना वापस बुला ली। क्योंकि इसमें नेपोलियन थ्री जो फ्रांस के थे वो भी डर रहे थे कि कहीं इटली का राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, इसलिए वेनेसिया एक जगह है, उसकी जीत के बाद वो अपनी सेना वापस बुला लिए। नेपोलियन थ्री ने अपनी सेना वापस बुला लिया है। अब मध्यस्थता और समझौता। नेपोलियन थ्री ने ऑस्ट्रिया पिडमोंट के बीच मध्यस्थता स्वीकार की। नेपोलियन तीन ने मध्यस्थता स्वीकार की। समझौते में लोम्बार्डी पिडमोंट को मिली। लोम्बार्डी जो जीता था ऑस्ट्रिया का, वो पिडमोंट को मिली। वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास ही रही। वेनेसिया जीत चुका था लेकिन वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास ही रही। काबूल की रणनीति क्या थी? 1860-61 में काउंट कैमिलो डी काबूल का लक्ष्य उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण था। कहाँ का? काबूल का मेन लक्ष्य उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण था। उसने निस और सिवाय फ्रांस को देकर फ्रांसीसी समर्थन बनाए रखा, क्योंकि इस निस और सेवाय जो नेपोलियन थ्री से ट्रीटी हुई थी, निस और सेवाय फ्रांस को दे दिया गया था। फिर जनमत संग्रह कराया गया, प्लेबीसाइट कराकर परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को पिडमोंट से मिला लिया। किनको किनको मिलाया? परमा, मोडेना, टस्कनी आदि को पिडमोंट से मिला दिया प्लेबीसाइट के बाद। परिणाम क्या हुए? 1860-61 तक रोम को छोड़कर उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण पूरा हो गया। उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण पूरा हो गया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या में उलझा होने से हस्तक्षेप नहीं कर सका। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण की समस्या में उलझा होने के कारण वो हस्तक्षेप, पहले जो हस्तक्षेप इटली में ऑस्ट्रिया करता था वो हस्तक्षेप नहीं कर सका। इससे इटली एक बड़े राज्य के रूप में उभरने लगा। ये परिणाम थे। इसके लिए हम समरीज देखते हैं। 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच युद्ध हुआ। फ्रांस के समर्थन से ऑस्ट्रिया पराजित हुआ और लोम्बार्डी पिडमोंट को मिली। नेपोलियन तीन ने वेनेसिया पर विजय के बाद सेना वापस बुला ली। काबूल ने कूटनीति और जनमत संग्रह से उत्तर व मध्य इटली को जोड़ा। उत्तर और मध्य इटली को जोड़ लिया। साथ ही रोम को छोड़कर इटली का एकीकरण लगभग पूरा हो गया था। सिर्फ कौन सा बचा जगह था? रोम, जो अभी इटली की राजधानी रोम है, वो बचा था। उसको देखेंगे 1870 में कैसे हुआ। तो इसके लिए काबूल की मेन रणनीति क्या थी? कूटनीति और जनमत संग्रह, जो 1859-60 एक निर्णायक मोड़ है या टर्निंग पॉइंट है। इसी तरह हम लोग पेज 10 में इस चैप्टर्स का देखते हैं इटली का एकीकरण, जो अंतिम चरण देखते हैं 1860 से 1870 के बीच में। 1862 तक जो स्थिति थी, रोम और वेनेसिया को छोड़कर इटली की लगभग सभी रियासतें एक हो चुकी थी। रोम और वेनेसिया को छोड़कर इटली की लगभग सभी रियासतें एक हो चुकी थी। अधिकांश राज्यों ने विक्टर एमैनुअल टू को शासक मान लिया था। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, जब एकीकरण हुई, विक्टर एमैनुअल टू को ही शासक माना था। गैरीबाल्डी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। जोसेफ गैरीबाल्डी एक महान क्रांतिकारी और जननायक थे। क्या थे ये? जननायक। दक्षिण इटली में सिसिली और नेपल्स पर अभियान चलाया। जो दक्षिण साउथ इटली है, वहाँ सिसिली और नेपल्स पर गैरीबाल्डी ने अभियान चलाया। वहाँ की जनता बोर्बन शासन से परेशान थी। वहाँ की जनता जो बोर्बन शासन से परेशान थी, बोर्बन राजवंश से परेशान थी, इसलिए गैरीबाल्डी को व्यापक समर्थन मिला। गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली को मुक्त कराया। जीत के बाद सत्ता राजा विक्टर द्वितीय को या विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी। विक्टर इमैनुअल टू को सौंप दी। स्वयं किसी पद या सत्ता को स्वीकार गैरीबाल्डी ने नहीं किया। गैरीबाल्डी ने कभी भी किसी पद या सत्ता को स्वीकार नहीं किया। काबूल और गैरीबाल्डी में मतभेद इसलिए हो गया, दोनों की नीति अलग थी। गैरीबाल्डी गणराज्य के समर्थक थे, वो चाहते थे गणराज्य हो, रिपब्लिक हो, जबकि काउंट काबूल वो राजतंत्र के
अंतर्गत ही एकीकरण चाहते थे। वो कैसा चाहते थे कि राजा ही हो लेकिन उसके अंतर्गत ही एकीकरण, इटली का एकीकरण हो, जो दोनों के आइडियाज में डिफरेंसेस है। फिर भी राष्ट्र हित में काबूर ने गैरीबाल्डी के अभियानों का भी समर्थन किया। काबूर ने फिर भी राष्ट्र के हितों में गैरीबाल्डी का ही समर्थन किया, मतलब गणराज्य का समर्थन किया। रोम और वेनेशिया का विलय। वेनेशिया 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध के बाद इटली में शामिल हुआ। वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दी गई थी, लेकिन 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध के बाद इटली में शामिल हुआ। रोम 1870 में फ्रांसीसी सेना के हटने के बाद इटली का हिस्सा बना। रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। 1870 में जैसे ही फ्रांसीसी सेना हटा, वैसे ही इसको रोम को इटली की राजधानी घोषित किया गया। परिणाम क्या था? 1870 तक इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। किस ईस्वी तक एकीकरण इटली का पूर्ण हुआ? 1870। एक सशक्त राष्ट्र राज्य बना, नेशन स्टेट बना, विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हुए, राष्ट्रीय पहचान और एकता और भी ज़्यादा मजबूत हुई। इसके लिए हम समरीज में हम देखेंगे, गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली को बोर्बन शासन से मुक्त कराया। उसने सिसिली और नेपल्स जीतकर सत्ता विक्टर एमानुएल द्वितीय को सौंप दी। काबूर ने कूटनीति से एकीकरण को आगे बढ़ाया। 1866 में वेनेशिया और 1870 में रोम इटली में शामिल हुए। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसी प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेजिनी, जो विचारधारा इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। काबूर की कूटनीति आई, मेजिनी की विचारधारा आई, गैरीबाल्डी की जन आंदोलन, सैन्य अभियान, दोनों ही आए। विक्टर एमानुएल टू शासक। अब पेज 11 में हम देखते हैं इटली का एकीकरण पूर्णतः 1870 से 71 का हम लोग लास्ट फेज देखेंगे। रोम का विलय कैसे हुआ? 1870-71 में फ्रांस प्रसा युद्ध छिड़ा। कौन सा ईयर में? 1870-71 में फ्रांस प्रसा युद्ध छिड़ा, जिससे फ्रांस अपनी सेना रोम से हटा सका। मौके का लाभ उठाकर विक्टर एमानुएल टू ने रोम को इटली में मिला लिया और उसे राजधानी बना दिया। फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद पोप ने शुरू में विरोध किया था, लेकिन बाद में समझौता हुआ। वेटिकन को विशेष स्थिति मान्य हुई। निष्कर्ष क्या था? 1871 तक इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसमें मेजिनी विचारधारा, काबूर कूटनीति, गैरीबाल्डी सैन्य अभियान और जन आंदोलन और विक्टर एमानुएल टू को शासक सभी ने माना, सबका योगदान रहा। तो दोस्तों, ये था चैप्टर, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद,